चांदनी अभी आसमान पर फैलने लगी थी और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज की आखिरी किरणें जैसे जमीन से रुखसत होने की तैयारी में थीं। गांव के गर्द वाव नवा में खेतों की महक, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं से आती चिरागों की रोशनी माहौल को एक अजीब तरह की संजीदगी दे रही थी। इन्हीं खेतों के दरमियान एक कच्चा रास्ता था जिसके दोनों तरफ हरे भरे दरख्त समातों में सरसराहट का मिठास भरा शोर भरते थे। उसी रास्ते पर आज पहली बार वो कदम रख रही थी, गरीब घराने की बहू आमना। आमना की शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। इसके कदमों में हया, दिल में खौफ और निगाहों में एक अनजानी सी कसमसाहट थी। इसने जिंदगी में खुशियां देखी थीं, मगर वो खुशियां ऐसी थीं जो लम्हा भर के लिए आती और फिर ज़रूरतों की मिट्टी में दब जाती थीं। उसके वालिद एक मामूली मजदूर थे जो कभी भूट्टा पर ईंटें ढोते, कभी किसी जमींदार के खेत में मजदूरी करके रोजी रोटी का बंदोबस्त करते। माँ बीमार रहती थी और घर में बस आमना ही थी जो छोटे बहन भाइयों के लिए माँ जैसा किरदार अदा करती थी। गांव में मशहूर था कि गरीब की बेटी का नसीब या तो खुद गरीबी होता है या फिर इससे भी सख्त आजमाइश। मगर आमना के वालिदैन को उम्मीद थी कि शायद उसे एक अच्छा घर मिल जाए जो उसके नसीब को बदल दे। लेकिन जो घर उसे मिला वो किसी खुश नसीबी से कम ना था, मगर साथ ही कहीं ना कहीं एक अनदेखी तहमे आजमाइशों की राह भी थी। ससुराल पहुंचते ही आमना को अंदाजा हुआ कि यहाँ दौलत तो है, जमीनें भी हैं, दर्जनों मवेशी हैं, मगर दिलों में कुशादगी कम है। इसकी सास सख्त मिजाज थीं, आवाज ऊंची, लहजा तीखा और आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। ससुर बात कम करते और बेटे यानी आमना का शौहर खामोश तबीयत का इंसान था। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर अपने ही घर की दीवारों से डरता था। वो बात की जो जबान पर आकर रुक जाती है, उसके अंदर ही अंदर गहरी कसक छोड़ देती है। आमना इस खामोशी को समझती तो थी, मगर उसे महसूस किए बगैर रह भी नहीं सकती थी। आज वो पहली बार तन्हा खेत की तरफ जा रही थी। सास ने सुबह ही हुक्म दिया था कि मवेशियों के लिए ताज़ा चारा ले आओ। आमना ने एक लम्हे को चाहा कि शौहर भी साथ होता, मगर वो घर के काम में लग गया था। वो किसा हुआ दोपटा संभालती, डरी डरी कदमों से इस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सामने फलदार दरख्तों की लंबी कतार थी और उनके बीच एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था जो पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि इस दरख्त के नीचे बैठकर लोग अपनी दिल भरी कहानियां सुनाते हैं और यूं दिल का बोझ हल्का होता है। आमना अभी बरगद के पास पहुंची थी कि एक हल्की सी हवा चली और दरख्त के पत्तों में सरसराहट पैदा हो गई। इसे यूं लगा जैसे दरख्त इससे कुछ कह रहे हों, कुछ जो वो समझ नहीं पा रही थी। पहले दिन ही अकेली भेज दिया, उसने आहिस्ता से खुद से कहा और जमीन की तरफ निगाह झुका दी। वो घास काटने के लिए झपकी ही थी कि अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ी तो देखा कि करीब ही के खेतों का मालिक हाजी फजलदीन उसे देख रहा था। हाजी फजलदीन की उम्र 55 के करीब थी। चेहरे पर सख्ती, मगर आंखों में एक अजब तजस्सुस। गांव वाले जानते थे कि हाजी का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो दूसरों के मामलात में बेजा दखल देना पसंद करता है। ओ भाई बहू, अकेली इधर क्या करने आई हो? उसने आवाज भर कर कहा। आमना ने जल्दी से नजरें झुका लें। सास ने चारा लेने को भेजा है हाजी साहब। यहाँ तक। हाजी ने हैरत ज़दा नजरों से खेतों की तरफ देखा। तुम्हारे घर के पास वाले खेत में भी तो चारा है, इधर आने की क्या जरूरत थी? आमना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या कहती? इसकी सास ने जानबूझकर उसे दूर के खेत में भेजा था ताकि लोग उसे देखें, पहचानें और गांव में इसके बारे में बातें हों। अच्छा, अच्छा, खैर, हाजी ने नाक पर हाथ फेराते हुए कहा। घर में सब खैरियत है ना? नई बहू को काम में लगा दिया। आमना ने धीरे से सर हिलाया और नजर दोपटे के नीचे छुपा ली। हाजी फजलदीन चंद लम्हे उसे देखता रहा। इसकी नजरों में एक अजीब सा वजन था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर वो आगे बढ़ गया। आमना का दिल बेचैनी से भरा था। इसने जल्दी जल्दी घास इकट्ठी की और गुठा बांधने लगी।
दिल में डर बैठ गया था कि कहीं हाजी जाकर सास से कोई बात ना कर दे। घर लूटते हुए इसका ध्यान बार बार पीछे की तरफ जाता रहा। हर सरसराहट, हर हल्की आहट उसे चौंका देती, जैसे कुछ था जो इसके आसपास मंडला रहा हो। घर पहुंचकर जैसे ही उसने गुठा जमीन पर रखा, सास फौरन बाहर निकल आए। इतनी देर लगा दी, इन्होंने तीखे मिजाज में पूछा। बी, दूर तक जाना पड़ा, आमना ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ नहा, सास ने नाक चढ़ाकर कहा। काम में सुस्ती लाओगी तो यहाँ नहीं चलने वाला। आमना खामोश रही। वो थकी हुई थी, मगर थकन से ज्यादा तकलीफ इस रोये की थी। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद शादी के बाद कुछ सहारा मिलेगा, मगर यहाँ वो उम्मीद हर दिन मानत पड़ती जा रही थी। शौहर ने कोने से ये मंजर देखा, मगर कुछ बोल ना सका। इसकी आंखों में एक बेबसी थी। आमना ने उसकी आंखों में झांका तो लगा जैसे वो कहना चाहता हो, मैं मजबूर हूँ, मगर तुम अकेली नहीं हो। मगर फिर भी उसने कुछ ना कहा। रात हुई तो घर के सहन में चिराग जलाया गया। आमना ने सबके लिए खाना बनाया था, मगर जब खाने का वक्त आया, सास ने उसे एक पुरानी सी थाली में सब्जी डालकर दे दी। ये तुम्हारा हिस्सा है, अलग बैठकर खाना, सास ने सख्त लहजे में कहा। आमना ने दिल थामा और चुपचाप थाली लेकर सहन के एक कोने में बैठ गई। वो जानती थी कि बोलने से बात और बढ़ जाएगी। चांदनी में इसका चेहरा जैसे मजीद पजमुर्दा लग रहा था। खाना खाते हुए उसे बरगद के दरख्त की सरसराहट याद आई। वो जाने क्यों दिल में उम्मीद महसूस कर रही थी कि शायद कुदरत ने इसके लिए कोई रास्ता रखा हो। शायद वो बरगद का दरख्त इसका गम समझता हो। अचानक सास की आवाज आई, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना, खेत में काम है। आमना ने चौंक कर इन्हें देखा। बी, मैं अभी आई हूँ, जरा थक गई हूँ। बहू बनकर आई हो, रानी बनकर नहीं, सास ने सख्ती से कहा। यहाँ काम किए बगैर कोई घर नहीं चलता, समझ आई। आमना ने सर झुका लिया। दिल में एक ठंडी सांस उभरी जो उसके गले में अटक गई। रात के गहरे होने पर आमना अपनी चारपाई पर लेटी थी। पास ही उसका शौहर भी था, मगर इसने अभी तक इससे एक जुमला तक नहीं कहा था, जैसे वो खुद भी अपनी ही दुनिया में गुम हो। कुछ देर बाद आमना ने हिम्मत करके आहिस्ता से पूछा, आपने खाना खा लिया? शौहर ने हल्की सी सरसराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, तुमने? जी, आमना ने धीमी आवाज में कहा। फिर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें दोनों की तकलीफ, कमजोरियां और ना कहे गए अल्फाज छपे हुए थे। सुबह अभी मुकम्मल रोशन भी नहीं हुई थी कि सास ने ऊंची आवाज में आमना को पुकारा, उठो बहू, काम बहुत है। आमना ने आंखें खोलें, एक पल को दिल चाहा दोबारा आंखें बंद कर ले, मगर फिर सास की आवाज दोबारा कानों में गूंजी और वो फौरन उठ खड़ी हुई। खेतों में पहुंचकर उसे पता चला कि आज का काम आसान नहीं। गंदम की फसल की आबपाशी करनी थी, दूर तक खींचे गए खालों में पानी छोड़ना था। आमना के हाथ नरम थे, मगर काम सख्त था। मगर वो जानती थी कि अगर सुस्ती दिखाई तो सास की डांट और बढ़ेगी। वो खाल का बंद खोलने वाली थी कि उसे दोबारा वही सरगोशी सुनाई दी, दरख्त की सरसराहट, जैसे पते कुछ कहना चाहते हूँ। आमना रिकी। हवा के झोंके ने इसके गाल को छुआ और एक पल के लिए वो अपनी निगरानी, थकन और डर सब भूल गई। क्या वाकई कुदरत मेरे साथ है? उसने अपने दिल से पूछा। आमना। पीछे से शौहर की आवाज आई। आमना ने चौंक कर पीछे देखा। वो इसके करीब खड़ा था। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये पहली बार था कि इसने कुछ करने की पेशकश की थी। आमना की आंखों में हल्की सी रोशनी पैदा हुई। पर आपको तो अब्बाजान ने कहा था कि घर में रहीं, आमना ने हैरत से कहा। शौहर ने नजर चरा ली। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये छोटा सा जुमला आमना के दिल में जैसे फूल बनकर खिला। दोनों ने मिलकर फसल का काम मुकम्मल किया। धूप तेज होने लगी थी, मगर आमना के दिल में ठंडक थी, कुछ बदल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता
शायद जिंदगी में पहली बार कोई इसका साथ दे रहा था। काम खत्म हुआ तो दोनों बरगद के पास बैठकर चंद लम्हे सांस बहाल करने लगे। आमना ने आसमान की तरफ देखा। सफेद बादलों के पीछे सूरज की किरणें उतर रही थीं। बरगद के पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ये जगह अच्छी है ना? शौहर ने आहिस्ता से कहा। आमना ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा शौहर साबित हो पाऊंगा या नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा। आमना की आंखें नम हो गईं, मगर उसने दोपट्टे से छुपा लें। आप साथ हूं तो सब आसान हो जाएगा, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। दोनों कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे, जैसे फिजा भी इनके दरमियान बिन रहे इस नए रिश्ते का एहतराम कर रही हो। मगर इन्हें मालूम नहीं था कि किसी झाड़ी के पीछे हाजी फजलदीन खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा तासुर था, ना मुकम्मल खैर, ना मुकम्मल शर, मगर ज़रूर कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में आमना की जिंदगी को बदलने वाला था। आमना और उसके शौहर को ये एहसास तक ना हुआ कि उनकी इस मुख्तसर सी खुशी पर भी कोई नज़र रखे बैठा है। गांव में कहानियां अक्सर खेतों से नहीं निकलती थीं, बल्कि इन नज़रों से जिनमें तजस्सुस भी होता है और फितना भी। और यही वो लम्हा था जब आमना की जिंदगी में नया मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसका आगाज हुआ तो बरगद के दरख्त के साए में, मगर ख़त्म कहाँ होगा ये अभी कोई नहीं जानता था। इन दिनों आमना के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि शायद इसके नसीब में थोड़ी सी खुशी लिखी है। मगर तकदीर की लिखी कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी आजमाइशें उसी वक्त आती हैं जब इंसान उम्मीद करने लगता है। रात के वक्त जब आमना घर लौटी तो सास के चेहरे पर सख्ती कम थी, मगर गुरूर बाकी था। आमना ने घर के तमाम काम खामोशी से किए और आखिर में जब सब सो गए तो वो सहन में बैठी तारों को देखने लगी। आसमान साफ था, दूर पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही थी जो उसके दिल को राहत दे रही थी। उसी वक्त उसे दूर बरगद के दरख्त की तरफ से फिर वही सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे बल्ला रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि कहानी अभी शुरू हुई है। और वाकई उसकी कहानी तो अभी सिर्फ इब्तिदा थी। अगली सुबह गांव में कुछ मुख्तलिफ था। आसमान पर हल्के सियाह बादल छाए थे, जैसे बारिश होने को हो। आमना घर के बर्तन धो रही थी कि सास ने उसे आवाज दी। बहू, आज बाजार जाना है, कुछ घर का सामान लाना है। आमना ने चौंक कर देखा। इसे शायद पहली बार घर से बाहर जाने की इजाज़त मिल रही थी, वो भी अकेले नहीं, सास के साथ। इसने जल्दी से हाथ धोए और दोपट्टा दुरुस्त किया। बाजार तक जाने वाला रास्ता फिर वही खेतों और बरगद के दरख्त के दरमियान से गुजरता था। आमना ने एक लम्हे को दरख्त की तरफ देखा। आज इसकी सरसराहट में कुछ संजीदगी थी, जैसे वो कोई इंतबाह दे रहा हो। बाजार में भीड़ होती जा रही थी। आमना खामोशी से सास के पीछे चल रही थी कि अचानक हाजी फजलदीन सामने आ गया। इसने दोनों को देखा और मुस्कुराया। अरे वाह, बहू तो आज बाजार तक आ गई। उसकी आवाज में अजीब सी खनक थी। सास ने फौरन अकड़कर जवाब दिया, हाँ भाई, घर के काम में लगा रखा है उसे। हाजी ने आमना की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, काम तो ठीक है, मगर ध्यान रखा करो। नई बहू है, लोग बातें भी कर लेते हैं। सास के माथे पर बल पड़ गए। लोगों का काम बातें करना है, इसकी फिक्र हमें मत दो हाजी साहब। मगर आमना ने महसूस किया कि हाजी का जुमला सिर्फ आमसा तबसरा नहीं था। वो कुछ और कहना चाहता था। वो कुछ ऐसा जानता था या सोच रहा था जो उसके लिए अच्छा नहीं था। वापसी के रास्ते में सास बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे शक हो कि कोई पीछे आ रहा है। आमना के दिल में भी अजीब सा इस्तिराब था। रास्ता खामोश था, मगर हुआ का झोंका भी किसी खतरे की खबर दे रहा था। जब वो बरगद के दरख्त के करीब पहुंचे तो अचानक बादल गरजे और पहली बूंद गिरी। इस लम्हे आमना ने पीछे देखा। हाजी फजलदीन कुछ फासले पर खड़ा था, मगर इसकी निगाहें सीधी आमना पर थीं। आमना का दिल जोर से धड़का।
सास ने भी उसे देख लिया। चल बहू, घर पहुंचते हैं। सास ने इसका हाथ पकड़कर कदम तेज किए। घर पहुंचकर सास ने हैरत अंगेज तौर पर पहली बार आमना के बारे में नरमी दिखाई। देखो बहू, गांव में कुछ लोग ठीक नहीं होते। अपनी नजर नीची रखो, बात कम करो। आमना ने इस बात में सर हिलाया। इसे मालूम था कि ये नसीहत दिल की नरमी से नहीं, बल्कि खदशे से निकली थी। रात होने तक मौसम तेज हो गया। गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगी। आमना खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक बाहर आंगन में शोर हुआ। वो घबरा कर बाहर आई। दरवाजे पर हाजी फजलदीन खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। तुम लोगों को अकल नहीं। तुम्हारी बहू अकेले खेतों में घूमती है, लोगों से बात करती है। मैंने खुद उसे, हाजी ने दरवाजे के पास जुमा सब लोगों को सुनाते हुए कहा। आमना का दिल डूब गया। झूठ, सरी झूठ। सास और ससुर दोनों परेशान हो गए। पूरा घर तनाव में आ गया। चुप करो हाजी साहब, आमना के शौहर ने पहली बार पूरी ताकत से आवाज उठाई। मेरी बीवी शरीफ है, इस पर इल्जाम मत लगाओ। हाजी ने तंजिया हंसी हंसी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आमना ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया, अंदर से कांप रही थी मगर चेहरे पर अज़्म था। हाजी साहब, आपने क्या देखा? मैं तो खेत में काम में लगी थी। मगर आप क्यों वहां छप कर देख रहे थे? हाजी चौंका। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। गांव वाले भी आ चुके थे। कुछ खिड़कियों से झांक रहे थे, कुछ दरवाजे पर खड़े थे। आमना ने बुलंद आवाज में कहा, झूठ बोलकर किसी की इज्जत को दागदार नहीं किया जाता। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, ना कभी बदतमीजी की। मगर आप क्यों बार बार मेरी राह में आए? हाजी के पास जवाब नहीं था। इसके झूठ की तह खल गई थी। गांव में हमेशा वही मुतबिर माना जाता था, मगर आज एक गरीब बहू ने उसकी सच्चाई को बेनकाब कर दिया। बारिश तेज होती गई। हाजी ने गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जले एहसास में हाथ झाड़े और बगैर कुछ कहे अपनी चारपाई की तरफ चल दिया। घर में पहली बार सुकूत छाया तो आमना के शौहर ने इसका हाथ थामा। तुमने आज बहुत हिम्मत दिखाई। आमना की आंखें नम हो गईं। सास भी खामोश खड़ी थी। वो आमना की तरफ बढ़ी, इसके सर पर हाथ रखा, जो शायद इसकी पहली नरम लमस था। गलत समझा था तुम्हें, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि बहू घर की इज्जत होती है। सास धीमी आवाज में बोली। आमना ने सर झुका लिया। इसकी पलकों पर नमी चमक रही थी। बारिश थम चुकी थी। फिजा में ताजगी थी। बरगद के दरख्त के पत्ते हवा में हल्का सा झूम रहे थे, जैसे वो आमना की सच्चाई और हिम्मत पर मुस्कुरा रहे हों। उसी रात वो जान गई थी कि रिश्ते दौलत और ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई और हौसले से बनते हैं। और गुर्बत इंसान को कमज़ोर नहीं करती, सिर्फ आजमाती है कि इसके अंदर की रोशनी कितनी मजबूत है। सुबह जब आमना दोबारा खेतों की तरफ गई, इसका कदम मजबूत था। बरगद के दरख्त ने अपनी सरसराहट में जैसे इसे दुआ दी। इसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी ने शायद आसानी देने में देर की थी, मगर इंसाफ देने में नहीं। और यूं आमना की कहानी, गरीब बहू की कहानी, खेत और दरख्त के बीच सच्चाई की जीत पर खत्म हो गई।